गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप घर पे बैठ के पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, उसमें अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट तक पढ़ाई कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। जो कुछ होमवर्क वगैरह दिया था एमसीक्यू का, क्योंकि आप लोगों ने पूछा नहीं है ना, अगर कोई पूछना चाहे तो अभी भी पूछ सकता है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है जो एमसीक्यू और कुछ एक्सरसाइज में दिया हुआ है। बिफोर ओम्स लॉ जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है ना। तो अगर उसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, सो मूविंग अहेड इन आवर चैप्टर, अपने चैप्टर में और आगे बढ़ते हुए हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं वो हम लोग करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी एंड करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज ओम्स लॉ, है ना। देखिए आपके बुक में डेफिनेशन या स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ लिखा हुआ है, बट केवल स्टेटमेंट और इक्वेशन को समझकर आपका ओम्स लॉ का कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ, एंड बिकॉज द न्यूमेरिकल इज very important regarding this topic, so the concept of ohms law is very important, उसको समझना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारा न्यूमेरिकल हो सकता है और आगे इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो केवल स्टेटमेंट और इक्वेशन से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहली बात आता है कि व्हाट इज ओम्स लॉ, है ना, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहला बात तो जो लिखा हुआ है ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में, सबसे पहला बात क्या लिखा है, at constant temperature, at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference. The current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference, but इस पूरे स्टेटमेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। वन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों बोला ऐसा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोले? अगर नहीं होगा कांस्टेंट टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा? दूसरा, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, है ना। थ्रू अ कंडक्टर मतलब कंडक्टर अलग अलग टाइप का हो सकता है ना। तो इन दोनों बातों को अगर हम कंक्लूड करें और अलग अलग देख करके इस पर चर्चा करें तो कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोले। What is the reason to elaborate and mention before the statement of Ohm's law that at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor। तो पहली बात पर आते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि कंडक्टर एक मटेरियल है, ऑब्वियसली बात है, हर एक कंडक्टर जो है वो बेसिकली मेटल होता है। हर एक मेटल का अपना केमिस्ट्री है, एंड एवरी मेटल का कंडक्शन प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट अपॉन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जिसको हम अगर आम भाषा में इलेक्ट्रिसिटी में कहें तो इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग चार्ज समझते हैं, है ना। तो क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का अलग अलग केमिस्ट्री होता है और वो केमिस्ट्री डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर, है ना। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, what will happen if a conductor is not at constant temperature? तो पूरा ओम्स लॉ खत्म हो जाएगा। बोलेंगे खत्म हो जाएगा, पर क्यों, रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन दैट इफ द कांस्टेंट द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, क्या हो जाएगा ऐसा जिसके कारण हम ओम्स लॉ का एग्जिस्टेंस की बात नहीं करेंगे? बोलेंगे क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये कहिए उसके पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? पहले के क्लासेस में क्लास 7, 8 या 9 में आपने पढ़ा होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हर एक मेटल जो होगा या फिर वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, है ना। तो गैसेस कोई मेटल नहीं होता है, बट लिक्विड तो होता है, सॉलिड भी होता है। तो मतलब ये है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उससे मतलब नहीं है, बट इतना जरूर है कि जिस भी स्टेट में होगा, अगर हम टेम्परेचर को वेरिएट करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो उसके अंदर पार्टिकल्स का जो मोशन है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर बढ़ाने से उस सब्सटेंस का बिहेवियर में क्या चेंज होगा? हम पढ़े हैं पहले के क्लास में कि जब टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो पार्टिकल्स का मोशन भी बढ़ जाता है ना। लेकिन इसके उल्टा अगर टेम्परेचर घटता है तो पार्टिकल्स का मोशन स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, वेलोसिटी जो है पार्टिकल्स का कम हो जाता है, क्योंकि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है, और फ्लो करना जो है वो बेसिकली मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन चेंज हो सकता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, हेंस if we will not consider that the temperature of the conductor is not constant or it is constant, we cannot consider the Ohm's law, because जो करंट है वो अलग अलग टेम्परेचर पर फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा, चार्ज का जो मोशन होगा वो अलग अलग होगा। इसलिए अगर हम टेम्परेचर को जब तक कांस्टेंट नहीं करेंगे, हम पर्टिकुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो मोशन घट जाएगा, है ना। वेलोसिटी घटेगा ना, पढ़े है ना अभी क्लास 8 और 9 में पढ़े होंगे आप। तो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर there might be the change in the behavior of flow of charge, hence we are considering, before explaining the Ohm's law, we are considering that the temperature of the conductor is constant. Hence, since the temperature of the conductor is constant, we can assume that the flow of charge is at particular speed or particular rate. हम ये मान सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है कंडक्टर का, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर चार्ज का या इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो एक डिफिनिट क्वांटिटी होगा, वो वेरिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी इफेक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। अगर हम टेम्परेचर घटा देंगे तो वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का घट जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर there might be change in the behavior of flow of charge. Hence, we are considering that at Ohm's law, before discussing Ohm's law, we are considering that the conductor through which the current is flowing is at constant temperature. ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। The current flowing through a conductor, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि कंडक्टर अलग अलग हो सकता है, कंडक्टर अलग अलग हो सकता है, तो क्योंकि कंडक्टर अलग अलग नेचर का हो सकता है, तो उसमें फ्लो ऑफ करंट भी अलग अलग नेचर का होगा, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ईच कंडक्टर, जो आपकी आगे हम इस ओम्स लॉ के टॉपिक में पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है ना। रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है वो। तो क्योंकि वो इंटरनल प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो एक डिफरेंट कंडक्टर हो जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो, तब ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ कहता है कि अगर कोई एक कंडक्टर है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, तो उस कंडक्टर के अंदर जो फ्लो करने वाला करंट है इज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मान लेते हैं अगर ये एक कंडक्टर है, ये किसी पर्टिकुलर मटेरियल का बना होगा, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर, जो मोशन होगा, वो एक डिफिनिट होगा, है ना। अब ये कंडक्टर एक सर्किट का पार्ट है जो कि एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर ये कंडक्टर कांस्टेंट टेम्परेचर पर है और एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ है, तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्लो करने वाला करंट होगा, वो इस कंडक्टर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में है, तो करंट जो इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस कंडक्टर के एंड्स पर जॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस के। बात समझ में आया? तो ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its
एंड्स। अक्रॉस इट्स एंड्स कहना जरूरी है क्योंकि हर एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो तो तभी करता है जब वो पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में हो। ये तो पीछे हम लोग पढ़े हैं। तो अगर ये कंडक्टर है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है और इसका एंड्स एक पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में है, तो इसके अंदर फ्लो करने वाला जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही कहता है ओम्स लॉ। तो अगर इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो व्हाट वी कैन राइट इज दैट द करंट रिप्रेजेंटेड बाय I is directly proportional, sign of proportionality is directly proportional to the potential difference across the ends of this constant, but this will exist only when the conductor is at constant temperature। बात समझ आया? ये कब एप्लीकेबल है? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये कब एप्लीकेबल है? जब वो कंडक्टर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, तब एप्लीकेबल है। तो अगर इसको हम लिखें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब उल्टा V इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू I। अगर करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बात समझ आ गया? अगर ऐसा लिखें तो इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। वो क्या है? V इज इक्वल टू I R। बोलेंगे सर ये प्रोपोर्शनैलिटी तो हटा दिए, इक्विलिब्रियम का साइन ले आए और इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को ले आए। ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट क्या है इसके ऊपर चर्चा हम आगे करेंगे, इसके आगे करेंगे। अभी क्या समझेंगे? दिस रिलेशन इज कॉल्ड ओम्स लॉ। V is equal to IR। V is equal to IR। This is the relation that is given by Ohm's law। According to Ohm's law, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference at constant temperature। तो यहाँ पर क्या निकल के आया? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको हम मॉडिफाई किए, अगर I पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय V, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम इक्विलिब्रियम का साइन ले आए और इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस किए R। तो बोलेंगे सर ये R क्या है? ये कम से कम जान लेते हैं कि ये R क्या है। ये R जो है, इसी R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये एक प्रॉपर्टी है किसका? कंडक्टर का। रेजिस्टेंस कभी भी किसी फेनोमेनन का प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमेशा ही एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I है, तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R होगा। तो वी कैन सी दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड potential difference of across the ends of the conductor is equal to current multiplied by resistance of the conductor। अगर इसको कंक्लूड करें तो we can say that V is equal to IR, है ना। अगर यहां से हम क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो we can say that I is equal to V upon R। क्या कहेंगे? I is equal to V upon R। इस इक्वेशन से अगर हम मॉडिफाई करें इस इक्वेशन को तो कह सकते हैं I is equal to V upon R। इस रिलेशन से क्या पता चला? इस रिलेशन से क्या पता चला? अगर इस रिलेशन को डायरेक्टली हम ऐसे ही देखें तो क्या कहेंगे? करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अगर इस इक्वेशन को देखें तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर ऊपर का टर्म है, न्यूमरेटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी इक्वेशन में, है ना। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमारे काम का यहाँ पे क्या है? हमारे काम का चीज क्या है? यहाँ पर
हमारे काम का चीज ये है कि अगर करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, वो कंडक्टर एक पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, तो क्या कंक्लूजन हमारे लिए निकलेगा? हम ये कहेंगे कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक सर्किट में है तो जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो करंट है वो उस कंडक्टर में का जो अपना प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि I इज डायरेक्टली proportional to V and I is inversely proportional to R। ठीक है, ये इस इक्वेशन से रिलेशन निकला। हमारे काम का चीज यहाँ पे क्या निकला? हमारे काम का चीज ये निकला कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम उस सर्किट में बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं पहले 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, अगर उसको हम बढ़ा दिए 1 वोल्ट से 2 वोल्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा? बोलेंगे कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब on increasing the potential difference, the current flowing through the conductor will also increase in the same ratio। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम दुगना कर दिए तो करंट भी दुगना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम दुगना कर दिए तो करंट भी दुगना हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिए तो करंट भी आधा हो जाएगा। बात समझ में आया? तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का करंट के ऊपर। बात समझ में आया? इस ओम्स लॉ का सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन जो है वो क्या है? इन तीनों टर्म्स का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट। ये जो करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, किस तरह का बिहेवियर में चेंज लाएगा। तो पहला हम जो निकाल के लाए कि करंट का रिलेशन निकाले पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना? तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के ऊपर जो निकाल के लाए उसके हिसाब से क्या निकला कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हैं तो करंट भी बढ़ जाएगा सेम प्रोपोर्शन में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दुगना होगा तो करंट भी दुगना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 3 गुना हो गया तो करंट भी 3 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब कब ऐसा कब होगा? जब रेजिस्टेंस फिक्स है तब। कंडक्टर वही है, रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के सेम है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस है एक बैटरी के बजाय 2 बैटरी कर दिए, 3 बैटरी कर दिए, 4 बैटरी कर दी, तो बैटरी अगर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा ना। बात समझ आ रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पर करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो बोलेंगे जितना टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही टाइम्स करंट भी बढ़ जाएगा। कब? जब रेजिस्टेंस वही है तब। अब कंडक्टर का मटेरियल ही हम चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा ना। बस में रहा है? रेजिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी है? ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, इसका फेनोमेनन से कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। वो कंट्रोल कर रहा है कि करंट को कितना फ्लो करना है, कितना नहीं फ्लो करना है। ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। मतलब वो कॉपर में कुछ और होगा, आयरन में कुछ और होगा, एल्युमिनियम में कुछ और होगा, किसी दूसरे मेटल में कुछ और होगा। बात समझ रहा है? तो अगर मान के चलते हैं कि कंडक्टर वही है, रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का सेम है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को वेरिएट करेंगे तो उसका इफेक्ट करंट के ऊपर क्या होगा? तो बोलेंगे जिस प्रोपोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा या घटेगा उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ेगा या घटेगा। बात समझ में आ गया? ये हो गया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब आते हैं रेजिस्टेंस और करंट के ऊपर। कह रहा है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा वो इनवर्स होगा करंट के ऊपर। इनवर्स होगा मतलब उल्टा होगा। कैसे? रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा? मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है,
बैटरी एक था, सेल एक था, एक का एक ही है, 1 वोल्ट का 1 ही वोल्ट है, सेम वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन हम कॉपर वायर हटा के अब हम अल्युमिनियम वायर लगा दिए, इसका मतलब हम रेजिस्टेंस चेंज कर दिए। तो रेजिस्टेंस जो पहले था और जो बाद में हुआ उसमें आपस में कुछ तालमेल होगा ना, कि मान लेते हैं रेजिस्टेंस आधा हो गया, रेजिस्टेंस दुगना हो गया, रेजिस्टेंस 3 गुना हो गया, रेजिस्टेंस 1/3 हो गया, रेजिस्टेंस 2/3 हो गया, तो क्या इफेक्ट होगा उसका करंट के ऊपर। कहता है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शन होगा उसका उल्टा इफेक्ट होगा करंट के ऊपर। मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन, अगर हम रेजिस्टेंस दुगना कर दिए तो करंट आधा हो जाएगा, दुगना का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या करेंगे, 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। उल्टा इफेक्ट यही ना होगा, उल्टा इफेक्ट यही ना होगा। अगर मान लो हम 1/4 कर दिए रेजिस्टेंस तो इसका इनवर्स इफेक्ट क्या होगा, 4 टाइम्स, 4 गुना। बस में रहा है। तो कह रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एट फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, लेकिन अगर हम मटेरियल चेंज कर दें, कंडक्टर का नेचर चेंज कर दें, मतलब सब्सटेंस चेंज कर दें, अलग अलग तरह का कंडक्टर कर दें, तो अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। तो कहता है कि अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस जिस जिस प्रोपोर्शन में चेंज होगा उसके उल्टे इफेक्ट में चेंज होगा करंट। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस 2 गुना कर दें तो करंट हाफ हो जाएगा, अगर हम रेजिस्टेंस 4 गुना कर दें तो करंट 1/4 हो जाएगा। 4 गुना का रेसिप्रोकल कितना होगा, इनवर्स इफेक्ट क्या होगा, 4 का 1/4। ठीक है, तो ये हो गया द रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा कि अगर मान के चलते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि रेजिस्टेंस हम 3 टाइम्स कर दिए, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, रेजिस्टेंस जितना था आर के बजाय 3R कर दिए, तो करंट जो है वो 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। दिस इज द इनवर्स इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन करंट एट फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये एक मॉडिफिकेशन हुआ। अब इसके इसी फॉर्मूले में और भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे हम करंट को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस लिखें, ठीक है, ऐसे ही हम चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस को हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जो भी मॉडिफिकेशन होगा उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा वही हमको ओम्स लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ना है। ये हुआ एक पार्ट, ये हुआ एक मॉडिफिकेशन। अब अगला जो मॉडिफिकेशन है इसको इरेज करके आगे एक्सप्लेन करते हैं। So the next modification that we can do in this formula is that R is equal to V upon I। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट टर्म है, उसका इफेक्ट अलग अलग कंडक्टर के चेंज होने पर होगा। इसका ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। क्यों बोलेंगे, अगर कंडक्टर है तो उस कंडक्टर तो हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ज्वाइन कर सकते हैं, उस कंडक्टर के थ्रू कितना भी करंट फ्लो करा सकते हैं। बस में रहा है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट टर्म है जो कि कंडक्टर का अपना इंटरनल प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, सो वी कैन से दैट अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, है ना। अब इसमें एक चीज आता है जो कि आगे हम लोग और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, जब रेजिस्टेंस डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। उसमें एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक ही कंडक्टर को कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस जो है एक कांस्टेंट टर्म होता है ना, व्हिच इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। इट हैज नथिंग टू डू विद द quantity of potential difference and it has nothing to do how much amount of current is flowing through that conductor, है ना। कंडक्टर का रेजिस्टेंस अपना प्रॉपर्टी है, लेकिन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वो तो उसको एक्सटर्नली बाहर से लाके न दिया गया है, वो कंडक्टर का अपना प्रॉपर्टी थोड़े ना है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कंडक्टर के केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है।
केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, उसके शेप के ऊपर डिपेंड करता है, उसके थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके कितने टेम्परेचर पर कंडक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये अलग टॉपिक है, उसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे। अभी मान के चलते हैं कि इस फॉर्मूले को अगर मॉडिफाई करें तो एक फॉर्मूला निकल के आता है आर। ये फॉर्मूला क्यों निकालें? क्योंकि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट टर्म का भी कुछ मेजरिंग यूनिट होगा। जैसे हम करंट को मेजर करते हैं तो लिखते हैं ना दिस मच एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं तो लिखते हैं ना दिस मच वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे ही जब रेजिस्टेंस को लिखेंगे तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखें तो वोल्ट का, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, है ना, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, तो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। अगर इस फॉर्मूले को कंसीडर करें तो वी कैन से दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, एम्पियर का यूनिट होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो अगर मान के चले कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 एम्पियर करंट है, तो 1 रेजिस्टेंस होगा, बट यूनिट क्या होगा? तो यूनिट कहते हैं इसी वोल्ट बाय एम्पियर को कहते हैं ओम। ओम, है ना, नेम्ड एज ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ? ओम, वोल्ट पर एम्पियर। तो बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम? अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो हम क्या समझेंगे? हम ये कहेंगे कि अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो उस कंडक्टर में 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर है, अगर वो कंडक्टर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जॉइंड है और उस कंडक्टर के अंदर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। We can say that 1 ohm is that amount of resistance produced inside the conductor when it is joined under the influence of 1 volt of potential difference and the current flowing through the conductor is 1 ampere। बात समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। इस फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो बहुत ही आसान है ये लिखना कि आप 1 ओम से क्या समझते हैं, है ना। तो वी कैन से दैट 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 एम्पियर करंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 by 1 1 ही ना आएगा। ठीक है, तो बोलेंगे 1 ओम का डेफिनेशन क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम? तो 1 ओम इज दैट मच अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर इज जॉइंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 volt of potential difference and the current flowing through the conductor is 1 ampere, then we can say that the resistance produced inside the conductor will be 1 ohm। अगर किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ज्वाइन किया जाए और उस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। बात समझ में आ रहा? बट ये तय है कि 1 ओम हो या जितना भी ओम ऑफ रेजिस्टेंस हो, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का अपना इंटरनल प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। इट हैज नथिंग टू डू how much amount of current is flowing through that conductor and how much amount of potential difference is joined across the ends of that conductor। ये resistance जो है ये एक constant term होता है जो कि अलग अलग substance का, अलग अलग conducting material का अलग अलग value होता है। बात समझ में आ गया? ये हो गया आपका resistance का explanation। इसी फॉर्मूले को modify करके हमने SI unit of the SI unit, है ना, the SI unit of resistance निकाला। What is the SI unit of resistance? Ohm। What do you mean by 1 ohm? When a conductor is joined across the potential difference of 1 volt and current flowing through that conductor is 1 ampere, then we can say that the resistance inside that conductor is 1 ohm। बात समझ में आ गया? That is the explanation of resistance and the
एक्सप्रेशन ऑफ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब इसके आगे मूव करने के लिए इसको इरेज करते हैं। So the next topic that we are going to discuss is graph between potential difference and current I. Potential difference V और current I के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ का नेचर क्या होगा। देखिए, इसको पढ़ने के पहले एक चीज मेंशन कर देते हैं। इस टॉपिक के पहले आपके बुक में कुछ सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है जो कि संख्या में 3 है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो तीनों सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सैंपल प्रॉब्लम 1, 2 एंड 3, तीनों सैंपल प्रॉब्लम को देखिएगा, पढ़िएगा और VIR, V इज इक्वल टू IR, द इक्वेशन फॉर ओम्स लॉ, इसका एप्लीकेशन उस तीनों सैंपल पेपर में, सैंपल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। कल के सेशन को शुरू करने के पहले आपके डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ओम्स लॉ, is very important to solve the numerical problem also which is dependent on Ohm's law. Ohm's law से संबंधित जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इस ओम्स लॉ का एप्लीकेशन इस चैप्टर में बहुत दूर तक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ओम्स लॉ के कंसेप्ट को इजीली समझ पाएं और उसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकता है उसको भी हम समझ पाएं। ठीक है, तो सैंपल प्रॉब्लम 1, 2 और 3 इज योर होमवर्क, उसको बनाइएगा, कोशिश करिएगा समझने का। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, ना समझ में आए तो हमसे पूछ लीजिएगा, डाउट बता दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन पूछना है। कल के सेशन को शुरू करने के पहले आपके डाउट को पहले क्लियर कर देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो कमिंग टू द टॉपिक, ग्राफ बिटवीन V एंड I। अगर मान के चलते हैं कोई एक करंट फ्लोइंग सर्किट है ना, उस विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके, करंट को चेंज करके अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो उस ग्राफ का नेचर कैसा होगा। मतलब अगर मान लीजिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कुछ होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सेल को बढ़ाएंगे उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंगली करंट भी बढ़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखें तो उस चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर चेंजिंग करंट का हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो उस ग्राफ का नेचर क्या होगा। देखिए, अगर मान लेते हैं शुरुआत में हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 लें, फिर 2 लें, फिर 3 लें, फिर 4 लें, है ना। और इस चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसा ऐसा करके 4 अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, बिकॉज करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मान के चलते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे ऐसे करके 4 अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 4 अलग अलग करंट का रीडिंग नोट करते हैं, तो जैसे 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो 1 एम्पियर करंट है। ठीक है, अब 1 वोल्ट से 2 वोल्ट कितना हो गया, दुगना हो गया, तो करंट भी दुगना हो जाएगा। 1 वोल्ट से 3 वोल्ट 3 गुना हो गया, तो करंट भी 3 गुना हो जाएगा। वैसे ही 1 वोल्ट से 4 वोल्ट तो करंट भी 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो जैसे जैसे जितना प्रोपोर्शन में हम करंट बढ़ाएंगे उतने ही प्रोपोर्शन में करंट, जितना प्रोपोर्शन में हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतने ही प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंडक्टर वही है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस।
तो जैसे जैसे जिस प्रोपोर्शन में हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ेगा, है ना। जितना टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही टाइम्स करंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो करंट घटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। तो क्योंकि ग्राफ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम मान के चलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ा रहे हैं तो बढ़ते हुए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बढ़ता हुआ करंट होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है। तो अगर इस ग्राफ का नेचर निकालें तो हर एक पॉइंट के लिए, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग फिक्स्ड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ के दोनों एक्सिस के लिए हर एक पॉइंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पर्टिकुलर करंट जो है उसको अगर हम ज्वाइन करें, उसको अगर हम ज्वाइन करें और ग्राफ प्लॉट करें, एक पॉइंट यहां निकलेगा, दूसरा पॉइंट यहां निकलेगा, तीसरा पॉइंट यहां निकलेगा, वैसे ही चौथा पॉइंट यहां निकलेगा। हम बिल्कुल एग्जैक्टली नाप के नहीं बना रहे हैं, तो बिल्कुल जो आना चाहिए वो सही ही आना चाहिए। तो अगर इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपको दिखेगा जो नेचर ऑफ ग्राफ है वो क्या होगा, वो एक ऐसा होगा, है ना। ऐसा होने से हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि जो ग्राफ है वो ये बता रहा है कि एट इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, एट इंक्रीजिंग करंट, द स्लोप ऑफ ग्राफ इज कांस्टेंट, स्लोप ऑफ ग्राफ इज कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं होता तो अलग अलग पॉइंट पर एंगल चेंज होता, लेकिन अगर यहाँ पे जितना डिग्री का एंगल है यहाँ पर भी उतना ही डिग्री का है, यहाँ पर भी उतना ही डिग्री का है, यहाँ पर भी उतना ही डिग्री का है, मतलब हर एक पॉइंट पर जो ग्राफ का स्लोप है वो कांस्टेंट है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि किसी कंडक्टर को अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखें और चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चेंजिंग करंट का रीडिंग नोट करें और उस रीडिंग्स को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो उस ग्राफ का नेचर जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जो ये शो करता है कि चेंजिंग करंट और चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस और चेंजिंग करंट के लिए ग्राफ का स्लोप चेंज नहीं करता है, ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है। और इस स्लोप को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब जो ये ग्राफ का जो स्लोप है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो ये बता रहा है कि ऐसे केस में जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तभी तो हम लोग लिखे थे R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है ना। तो इससे क्या निकला कि R जो है वो कांस्टेंट है। R क्या था हमारा, कांस्टेंट था। तो ये कांस्टेंट है, इसका क्या प्रूफ है, कांस्टेंट है, उसका प्रूफ है कि अगर उस कंडक्टर का हमको ये शो करना है कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कंडक्टर का अपना इंटरनल प्रॉपर्टी है ना। तो क्योंकि ये साबित करना है कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फिक्स्ड है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे, उस कंडक्टर को एक सर्किट में क्लोज्ड पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में लेके आएंगे, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अगर उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के अलग अलग करंट का रीडिंग नोट करें और उस रीडिंग्स को ग्राफ पे प्लॉट करें, तो वो क्या दिखाएगा, वो कुछ ऐसा दिखाएगा जो दिखा रहा है कि जो स्लोप ऑफ इस ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है। अगर चेंज करता तो वो कुछ ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, है ना। बट ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या साबित करता है कि जो स्लोप ऑफ ग्राफ है वो कांस्टेंट है, वो ये शो कर रहा है कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। वही इस ग्राफ का इंफॉर्मेशन हुआ हमारा, है ना। इस ग्राफ से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिला, इस ग्राफ से हमको ये इंफॉर्मेशन मिला कि कंडक्टर का कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस फिक्स होता है, रेजिस्टेंस फिक्स होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कांस्टेंट।
वो इस ग्राफ के थ्रू हम शो कर सकते हैं। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, एक सैंपल प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, उस सैंपल प्रॉब्लम को पढ़ लीजिएगा और इस चीज को खासकर ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चीज से संबंधित आ सकता है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है ना, कि अगर ग्राफिकली हमको ये शो करना है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ कांस्टेंट एंड इट इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का अपना निजी प्रॉपर्टी होता है जो कि चेंज नहीं करता है, इसको साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट बताइए। तो जो आपका सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है वो एक एग्जांपल है इस एक्सपेरिमेंट का, है ना। बाकी हम आगे भी एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है लैब में कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं टू शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कांस्टेंट, वो शो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, बट उसके ऊपर हम लोग चर्चा कल करेंगे। आज के लिए अपना सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आपका होमवर्क जो है सैंपल प्रॉब्लम 1, 2 एंड 3 इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ओम्स लॉ खत्म हो गया, ओम्स लॉ से जो भी संबंधित जानकारी था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें इंपॉर्टेंस है स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, द मॉडिफिकेशन इन द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट is ohm, and sometimes this ohm is represented with this sign, है ना। इस साइन को कहते हैं ओमेगा। बात समझ में? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, ओम को सिंबल जो होता है ओम का वो होता है ये, इस साइन को पढ़ते हैं ओमेगा, ठीक है। ये आपका हो गया ओम्स लॉ का डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन, जो भी संबंधित इंफॉर्मेशन था एक्सप्लेन करने वाला बात था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप अपना होमवर्क सैंपल प्रॉब्लम 1, 2 और 3 बनाइएगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं कल के सेशन के पहले। कल कम से कम मिड डे तक 12 बजे तक जो भी डाउट होगा अपना भेज दीजिएगा, कल हम फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।